बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ईद गुजर चुकी है, बहुत सारा गोश्त हम खा चुके हैं। अब जानते हैं कि खर्चा हो गया है, बजट की तैयारी करनी है। बजट की तैयारी में हुकूमत भी लगी है और हुकूमत भी बड़ी मुश्किल में फंसी है। खसारा हमेशा की तरह कायम है और टैक्स टारगेट बढ़ाया जा रहा है। टैक्स टारगेट बढ़ाने का मतलब है कि आप और मैं ज्यादा टैक्स देंगे। जी हाँ, पिछले साल भी हम जानते हैं कि तनख्वाहदार तबके ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स अदा किया है। अब भी ऐसा ही लग रहा है कि उसके ऊपर बोझ बढ़ा दिया जाएगा। बेचारा तनख्वाहदार तबका कर भी क्या सकता है, वो हुक्म आएगा और उसकी तामील करनी ही पड़ेगी। खैर, टैक्स टारगेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले साल भी टैक्स डेफिसिट था, 1000 अरब से जायद हमने टैक्स टारगेट मिस किया है। इस साल मजीद बढ़ाया जा रहा है, 11 से बताया जा रहा है 14,000 अरब का टैक्स टारगेट होगा, जो कि यकीनन हैरान कुन है, परेशान कुन है आप और मेरे लिए। लेकिन ऑफ कोर्स रईसों को से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को इसका इम्पैक्ट नहीं आता है, छोटा ही हमेशा पिसता है। और यकीनन हम ये भी जानते हैं कि बजट की तैयारी में IMF का कलीदी किरदार है। IMF के अप्रूवल के बिना बजट नहीं आ सकता एक तरीके से। और ये भी IMF ने कहा है कि जून के महीने में आपने बजट अप्रूव कराना है असेंबली से। ये भी कहा है कि कैश एंड सर्कुलेशन पर टैक्स नहीं लगाना है। मैं बड़ा हैरान हुआ ये खबर सुन के। कैश एंड सर्कुलेशन का मतलब होता है इनफॉर्मल इकोनॉमी खत्म करना, ग्रे इकोनॉमी खत्म करना, लोगों की तिजोरियों से पैसे निकाल के बैंक अकाउंट्स में डलवाना ताकि वो इकोनॉमी का हिस्सा बन सके। और हैरत की बात है कि IMF ने मना कर दिया। खैर, IMF जो बड़ी बातें कहता है कि जो सरकारी इदारे खसारे में उनको बंद करो, हुकूमत नहीं कर पाती है। 200 से जायद सरकारी इदारे, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे स्टील मिल को बंद हुए कितना वक्त हो गया, आइडिया है आपको? तनख्वाहें जा रही हैं उनकी, सारे फंड्स जा रहे हैं उनके, क्यों? इसी तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी 80-100 अरब का साल का नुकसान है, फिर भी बजट में उसके लिए 300-400 अरब रुपए मुख्तस कर दिए जाते हैं। क्यों क्यों ये सफेद हाथी हुकूमत अपने बंद नहीं कर पाती है सरकारी इदारे? क्योंकि इनके अंदर लोग काम करते हैं और वो लोग आप जानते हैं बहुत सारे पर्ची पे भर्ती हुए होते हैं। नेपोटिज्म इज कॉमन इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से वो इदारे भी चलते रहते हैं ताकि वोटर सपोर्टर की जिंदगी भी ऑन रहे। खैर, इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो टैक्स टारगेट्स बढ़ रहे हैं, अखराजात बहुत बड़ा मैटर है। IMF कब से हुकूमत से कह रही है कि अपने अखराजात कम करें। यहां तक कह दिया IMF ने, लिख के दें तहरीरी तौर पे कि आप अपने अखराजात कब तक, किस तरह, कितने कम करेंगे। अब लिख के दिया जा रहा है। यकीनन हुकूमत के पास कोई और चॉइस भी नहीं है, यही ऑप्शन है, लिख के देंगे, क्योंकि हमें उनसे अप्रूवल चाहिए, पैसे भी लेने। अगर वो कर्जा नहीं देंगे तो कोई भी डोनर दुनिया का पैसे हमें नहीं देगा, इसीलिए उनको राजी रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हुकूमती अखराजात कम होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जितने बड़े बड़े ओहदों पे बड़े बड़े लोग फाइज होते हैं पाकिस्तान में, इनके कितने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, कितनी सारी गाड़ियां होती हैं, कितने सारे गार्ड्स होते हैं, लाहो लश्कर, बड़े बड़े घर। एक गाड़ी जो बुलेट प्रूफ होती है, उसका जो एक टायर है आज के दौर में 25 लाख रुपए का आता है। इसे रन फ्लैट टायर कहते हैं, यानी जिस टायर पे गोली भी लग जाए तो वो चलता रहे। अब सोचिए कितने सारे गवर्नर्स हैं, कितने सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, कितने सारे चीफ जस्टिस हैं, कितने सारे मिनिस्टर्स हैं जिनका बुलेट प्रूफ प्रोटोकॉल होता है, उनकी ये गाड़ियाँ होती हैं और हर साल इनमें टायर लगते हैं। तो अंदाज़ा कीजिए, मैं समझता हूँ, मैंने जो रिसर्च किया है, पाकिस्तान एक साल में 1 अरब से ज़्यादा के तो अपनी सरकारी गाड़ियों के लिए टायर्स खरीदता है। सैडली हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम अपने अखराजात जब तक कम नहीं करेंगे, जितनी चादर है उतने पैर नहीं फैलाएंगे, तब तक ये घर सुकून से नहीं चलेगा माशी तौर पे। आप अपने घर का बजट ले लें या इस मुल्क का बजट ले लें, जब तक हम लूपहोल्स, कमज़ोरियों पे काम नहीं करेंगे, जहाँ पैसे ज़ाया हो रहे हैं उसको नहीं रोकेंगे, तब तक माशी तौर पे अपने पैरों पे हम नहीं खड़े हो सकते हैं। यकीनन हम ये जानते हैं कि इस बजट में आवाम को रिलीफ की उम्मीद कम ही है, क्योंकि टैक्स टारगेट्स बढ़ेंगे। ईद कुर्बान के बाद आ रहा है तो ये कुर्बानी का बजट भी कहला रहा है और इसमें हमारा दिफा का बजट भी बढ़ेगा, तकरीबन 2,500 अरब तक जा रहा है। और एक्सपोर्टर्स के लिए क्या फैसिलिटेशन की जाएगी, एक स्कीम हुकूमत ने लॉन्च की थी, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, उसके समरात क्या मिले, नहीं मिले, फ़ायदा हुआ एक्सपोर्टर्स को, नहीं हुआ। एंड ऑफ कोर्स हम ये भी जानते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा हो, सर्विसेज का शोबा हो या ज़राअत का शोबा हो, ये 3 बड़े सेगमेंट्स हैं आपकी इकोनॉमी के। एग्रीकल्चर में हमने गंदम के हवाले से किसानों को परेशान देखा है पिछले 2 सालों से। स्कैंडल, पहले स्कैंडल आया, फिर रेट नहीं आया, मार्केट में नुकसान उठाना पड़ा। कुछ फार्मर्स से मेरी बात हुई, वो कहते हैं 700-800 अरब रुपए का पाकिस्तानी किसानों को नुकसान हुआ है इस साल, पिछले साल भी हुआ था। तो एग्रीकल्चर मुश्किल में है, पानी की अलग किल्लत है, दुश्मन पानी की धमकी देता है। हम बिजाई से लेकर कटाई तक, कहते हैं ना, सोइंग टू हार्वेस्टिंग, सीड टू शेल्फ,
हम नहीं सपोर्ट कर पाए अपने फार्मर्स को, किसी भी एंगल से हम सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। हमने किसान पैकेजेस तो अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन उसके समरात ग्राउंड रियलिटी यही है कि फ़ायदा नहीं पहुंचा है टू द लोएस्ट लेवल। एक हारी की ज़िंदगी आज भी उतनी मुश्किल है। आज भी कम से कम उजरत, मिनिमम वेज अगर आप ले लें और कहें कि 2-3 बच्चों वाला घराना उस उजरत में अपना घर चलाए, नामुमकिन है। लेकिन हुकूमत फिर भी रियलाइज़ नहीं करती है कि उनकी शाह खर्चियाँ कहाँ खड़ी हैं। रईस तर होता जा रहा है इस मईशत में, गरीब तर होता जा रहा है इस मईशत में। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है, लेकिन अगर आप रोड पे निकल के देखें तो फ़कीरों की तादाद भी आपको बढ़ते हुए नज़र आती है। फिर कुछ आदाद शुमार आ जाते हैं कि पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख फ़कीर हैं, भिखारी हैं। दुनिया की जेलों में 90% पाकिस्तानी भिखारी भरे हुए हैं। अंदाज़ा कीजिए। तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये जो बजट जब हम बना रहे होते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है। वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए कि वो किस तरह अपने खर्चे कम कर सकते हैं। PIA की 2 दफ़ा निचकारी शुरू हुई है, हम अब करोड़ों डॉलर अदा कर चुके हैं, करोड़ों डॉलर उन एजेंसियों को जो नाम नहाद एडवाइजरी होती हैं, कंसल्टेंसी होती हैं, और करोड़ों डॉलर ज़ाया हो गए। PIA प्राइवेटाइज नहीं हुआ। खैर, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ बड़े कमाल मेहमान मौजूद है, वेलकम करना चाहूँगा उन्हें। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिस्ट हैं, आमिर छुटानी साहब, CEO हैं छुटानी इंडस्ट्रीज़ के, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन को, प्रेगमा को। बहुत शुक्रिया आमिर आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। मैं जानता हूँ आप काफ़ी बिजी चल रहे हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो वेरी मच। और हमारे साथ मौजूद हैं अनवर काशिफ साहब, हु इज़ पाकिस्तान प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ साहब। और मेरे एक बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मुझे बड़ा प्यार है उनसे, बड़े अच्छे इंसान हैं, और वो शायद ज़राअत के लिए जितनी आवाज़ उठाते रहे हैं और आने वाले वक्त में भी उठाते रहेंगे, उनकी बदौलत ही काफ़ी सारे किसानों को कुछ रिलीफ मिल जाता है। सैयद नदीम शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आबादकार बोर्ड के, और यकीनन बहुत शुक्रिया उनका भी, उन्होंने अपना वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर छुटानी साहब, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा, आने वाले बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि आप एक सर्टेन तंजीम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट का भी एक हिस्सा हैं। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए आने वाले बजट में ताकि बेहतरी मजीद आ सके आपके सेक्टर के अंदर भी? आमिर छुटानी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तला फॉर इनवाइटिंग टू द शो, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, और आपने जो शो कंडक्ट किया है इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट के हवाले से पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट के इस बजट के अंदर जो डिस्कशंस और जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के साथ रही हैं, एक अच्छी चीज़ ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है दे आर वेरी इंगेजिंग, और वो इनवाइट कर रहे हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, और जो हम उनसे कम्युनिकेशन में रेगुलरली हैं विद द FBR एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे हम अपनी रिकमेंडेशंस भी दे रहे हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट इट इज़ दैट वो सुनने के लिए तैयार हैं, और हम उनसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमारे पास बेसिकली वैल्यू एडेड सेक्टर के अंदर, जिसमें मेनली गारमेंट इंडस्ट्री को अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो एक बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से EFS स्कीम इंट्रोड्यूस कराई गई थी, विच इज एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम। तो EFS के अंदर बेसिकली जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसमें बहुत फेवरेबल है वो हमारे वैल्यू एडेड सेक्टर के लिए, जहाँ पे गुड्स जो है हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ री एक्सपोर्ट, और इससे जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को काफ़ी जो है वो फैसिलिटेशन हुई। लेकिन इस वक्त जो है गवर्नमेंट, जो हमें पता चला है कि वो कंसिडर कर रही है कि इस फैसिलिटी को जो है वो डिसएंगेज किया जाए या डिसकंटिन्यू किया जाए, ड्यू टू दिस फैसिलिटी बीइंग डिस्करेजिंग फॉर सर्टेन रॉ मटेरियल ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। तो हम उनसे ये एडवाइस कर रहे हैं और ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप वैल्यू एडेड सेक्टर को जो है उसको फोकस करें, बजाय कि रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट करने के वैल्यू एडेड सेक्टर को आप प्रमोट करें, जहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ $5 बिलियन ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने पे हम फोकस करें कि हम 15 बिलियन वैल्यू एडेड सेक्टर की जो है वो प्रोडक्ट जो है उससे एक्सपोर्ट करें। तो इस वक्त गवर्नमेंट आई थिंक डिफरेंट प्रेशर्स में है, और उनके लिए भी इतना इजी मेरे ख्याल से नहीं है। इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हैं, डोमेस्टिक प्रेशर्स भी हैं इंडस्ट्री के, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मिसगाइड ना हो और वो राइट डिसीजन लें। बिल्कुल ठीक। अनवर काशिफ साहब, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। वैसे टैक्स के हवाले से तो हर पाकिस्तानी परेशान है, आपको पता नहीं वो परेशानी महसूस हो रही होगी नहीं हो रही होगी सर, लेकिन अब मजीद टैक्स का बोझ अवाम पे डाला जा रहा है, इंडस्ट्रीज पे डाला जा रहा है। पिछले साल का टारगेट अचीव सही नहीं हो सका, मजीद एक बड़ा टारगेट दिया जा रहा है फिर से FBR को कि अचीव करें।
आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं अनवर काशिफ साहब? शुक्रिया आपका। बेसिकली परेशान तो मैं भी हूँ इसलिए कि जो सैलरीड इंडिविजुअल पे जो टैक्स रेट है वो किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है और किसी तरह बहुत ही गैर मुनासिब है किसी के लिए भी कि वो अपनी आमदनी का आधा फीसद जो है वो टैक्स में दे दे। ये किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन बात यह है कि मुल्क को जरूरत है टैक्स की। अब वो जरूरत कैसे पूरी की जाएगी, वो गवर्नमेंट को एक रोड मैप बनाना पड़ेगा जिसमें पाई को बड़ा करना है और आपने हर एक को इंगेज करना है। तो उसकी वजह से जो लोग इस वक्त पिसे में टैक्स की बोझ तले वो भी थोड़े से रिलीफ महसूस करेंगे और दूसरों पे भी टैक्स का बर्डन आएगा। टैक्स तो देखें लेना फंडामेंटल एक जरूरत है गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाने के लिए टैक्स चाहिए होता है। लेकिन हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, हर इनकम पे टैक्स होना चाहिए ताकि जो लोग इसमें नेट में हैं वो ये फील ना करें कि हम ही हैं और बाकी लोग जो हैं वो स्कॉट फ्री घूम रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रही है और ये जो है IMF की हर ट्रांच के साथ ये जो डॉक्यूमेंटेशन का मेजर्स होते हैं वो सख्त होते चले जा रहे हैं। अब इसको लोग सफोकेशन भी फील कर रहे हैं, इससे लोग बिजनेस कारोबार करने में तकलीफ भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 75 साल में डॉक्यूमेंटेशन की कोई बात ही नहीं होती थी। पॉलिसी मेकर्स ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे बिजनेसेस डॉक्यूमेंट हो। हमारे यहाँ कैश जो है बड़ा आराम से यूज किया जाता था, टैक्स एवेट किया जाता था। तो अब मेरे ख्याल में क्योंकि IMF ने इसको अपना फोकस बनाया हुआ है तो इसलिए लोगों को सफोकेशन फील हो रही है। हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट को इसके बावजूद भी लोगों के रेट ऑफ टैक्स कम करने चाहिए, लोगों को सारे लोगों को सेगमेंट में लेके आना चाहिए। जो भी नॉन फाइलर और फाइलर का जो एक स्टिग्मा है उसको भी खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अनवर साहब। सैयद नदीम शाह साहब, सर आपकी नज़र में इस बजट में क्या होना चाहिए? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? हम अपने किसानों को किस तरह सपोर्ट करें, एग्रीकल्चर को किस तरह सपोर्ट करें सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अल्लाह फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। बात यह है कि किसान पिछले 3 साल से जो है वो पिस रहा है और जितने भी रेट कम हुए हैं कमोडिटीज के, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी अमल दखल नहीं है। ये सारा जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने सस्ताई की, सिर्फ किसान का आइटम सस्ता हुआ और कोई चीज सस्ती नहीं हुई। किसानों के लिए अलमिया ये है कि 2 साल पहले हमने 4,400 रुपए गंदम बेची और 2 साल से हम बेच रहे हैं 1,800 से 2,100 रुपए। यूरिया जो है हमारा 2 साल पहले 2,600 रुपए था, वो 4,600 रुपए हो गया। DAP 8,000 थी, वो 16,000 रुपए हो गई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमारी नहीं निकल रही है। तो जमींदारी तो एग्रीकल्चर नो मोर अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। उसके बाद गवर्नमेंट का जितना भी जोर है वो इंपोर्ट के ऊपर है। आप गवर्नमेंट का अलमिया ये देखें कि हमारी जो लोकल कॉटन प्रोडक्शन हो रही है उसके ऊपर 18% टैक्स लगाया हुआ, जो इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन उसके ऊपर 0 टैक्स है। तो आप क्या अपने लोकल काश्तकार और लोकल इंडस्ट्री के कंधों पे रख के आप बाहर के फार्मर को और बाहर की इंडस्ट्री को बेल आउट कर रहे हैं? 5.5 लाख बेल्स इस वक्त इंपोर्ट हुई हैं पाकिस्तान में। हमें 15 लाख बेल्स कॉटन की चाहिए और इस वक्त जनवरीज में 2.5 लाख बेल्स अनसोल्ड पड़ी हुई हैं पिछले साल की। तो कॉटन का हाल ये हो गया है कि हम जो 15 लाख बेल्स पे आए थे वो हम चले गए हैं 5.5 लाख बेल्स पे। तो हम ये तो नहीं देखते कि भाई हम अपने लोकल प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉलिसी नहीं है। हर हुकूमत जो आती है वो कहती है कि एग्रीकल्चर बैकबोन है, बैकबोन है, बैकबोन है, और उसी बैकबोन को ये लोग सरिये से, गार्डर से और दूसरी चीजों से तोड़ते हैं। मसला ये है कि दुनिया जहां फूड सिक्योरिटी के पीछे जा रही है, आप लोग बराए मेहरबानी जरा होश के नाखून लें। आप लोग जो है इस सिस्टम को फाल करें। अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए तो जो हमारे पड़ोसी ममालिक में इनपुट की कॉस्ट है आप वो ही रखें। इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पीट नहीं कर सकते। आप हमें एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देते। आप जो है गंदम मंगाते हैं, 2 महीने के बाद फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो मुझे वो एक पंजाब के मिनिस्टर की बात याद आती है, मुशर्रफ के दौर में थे, हम लोग चीख रहे थे कि भाई ये गंदम आपने $250 में एक्सपोर्ट की, फिर $440 में आपने इंपोर्ट की। तो उन्होंने साहब ने मुझे कहा, शाह जी अनु छड्डो, इतने आवण दे भी पैसे थे, जावण दे भी पैसे। तो ये जो बीच में आवण जावण जो लगा रहता है इसको खत्म करना चाहिए। हमें मुल्क और कौम की तरक्की के लिए जो है सारा हिस्सा अपना अपना डालना चाहिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वाज़ेह पॉलिसी बनाए जिसमें और उसमें कंसिस्टेंसी हो।
अगर आप हमें सपोर्ट प्राइस नहीं देते, बेशक ना दें, हम नहीं कहते हैं हमें सब्सिडी दें, लेकिन आप हमें लेवल प्लेइंग गेम तो दें ना। आप हमें इनपुट्स की कॉस्ट इंटरनेशनल लेवल पे तो दें ना, आप हमें प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे दें। आप हमारी कम्युनिटी के ऊपर जो है बैरियर लगा देते हैं, लेकिन जो हमारे इनपुट हैं उनके ऊपर आप जो है कोई भी आपका नहीं है अमल दखल। यूरिया वालों को अभी देखेंगे कंपटीशन कमीशन ने 37 करोड़ रुपए पेनल्टी लगाई है फर्टिलाइजर कंपनी के ऊपर कि आप लोग जो है मनमानी कर रहे हो। और आप एक एक फर्टिलाइजर कंपनी के देखें कि कितने कितने हजारा अरब उन्होंने कमाया है, जबकि काश्तकार जो है सबसे ज्यादा अफेक्टी काश्तकार पंजाब का है, क्योंकि 73% काश्तकारी पंजाब में होती है। वो दे आर नॉट इवन हैंड टू माउथ नाउ। तो गवर्नमेंट को इन सब चीजों के ऊपर वसी नजर से देखना चाहिए। और अलमिया ये है कि 1 महीना पहले मैंने बैंगन, कद्दू और तुरई ये भेजी मंडी में, मेरे कट्टे गए 35 किलो वाले 150-200, टमाटर भी उसमें था, लेकिन ठेले पे वही चीज 100 रुपए किलो बिक रही थी। तो ना कंज्यूमर को फायदा हुआ, ना प्रोड्यूसर को फायदा हुआ, बीच में आदमी खा रहे हैं। हमने बारहा गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि भाई आप फार्मर्स की मार्केट बनाएं, हम अपना माल बेचें। जैसे बाज सेल लगती है मिलों का माल मिलों के दाम, तो हम ये कहते हैं कि जमीन का माल जमीन के दाम, तो कम से कम कंज्यूमर को भी फायदा हो, प्रोड्यूसर को भी फायदा हो। जो आड़ती 12% हमारे से कमीशन ले जाता है बगैर 1 रुपया लगाए हुए, वो मार्जिन हमें बच जाएगा तो भी हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो लगता है ऐसे है कि जो पॉलिसी साहब बनाते हैं उन्होंने गर्मी सर्दी ये वो सब एसी और हीटर वाले कमरे में से देखिए, उन्हें ग्राउंड रियलिटी क्या कोई पता है ही नहीं है। सैयद बादशाह आप भी जानते हैं सर, आप भी जानते हैं सैयद बादशाह कि जो ये आबादगार होते हैं, जब ये सियासतदान बनते हैं और बड़ी पोजीशन पे आ जाते हैं तो ज़राअत को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और उनका लाइफस्टाइल कुछ और ही बन जाता है। फिर मैं इसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करूंगा और यकीनन ये एक इशू है जो मैं अपने बाकी मेहमानों से भी उठाना चाहूंगा कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए या चादर से ज्यादा पैर फैला के बजट डेफिसिट में जिंदा रहना चाहिए। और ग्रे इकोनॉमी के ऊपर सवाल पूछना है, हुकूमती अखराजात के ऊपर आपसे सवाल पूछना है, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे एक ब्रेक का कह रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अपने व्यूअर्स से मैं दरख्वास्त कि वो हमारे साथ रहें। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। बात हो रही है मईशत और बजट के हवाले से, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आमिर छुटानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, आप एक नामवर एक्सपोर्टर हैं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैंने देखा है कराची से खैबर तक आप बड़ा काम करते हैं सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए। आप जब हुकूमती हलकों में पावर लॉबीज़ में जाते हैं और देखते हैं कि मईशत का हाल क्या है और हुक्मरानों का तरीक़ेकार क्या है, वो किस तरह स्पेंडिंग करते हैं, क्या उनका लैविश लाइफस्टाइल है, आप कभी उन्हें मशवरा नहीं देते हैं कि अगर हम अपने अखराजात कम कर लें, अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाएं तो मईशत सही हो सकती है, मुल्क हमारा इंडिया से भी आगे आगे जा सकता है? और आपको कैसा लगता है जब आप ऐसी सूरत हाल से दो चार होते हैं? आमिर छुटानी साहब। देखिए, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात है तो आई थिंक जब इतनी बड़ी हमारी एक पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी, इसका जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब चलाना है तो उसके लिए सर्टेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की तो ज़रूरत होती है। और अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू डिपार्टमेंट्स, बाकी तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई हमारे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो यस यू राइट, सर्टेन ऑफिसेज आर वेरी मतलब दे बिग स्पेंडर्स, बट अदरवाइज चीज़ें जो है वो थोड़ी मॉडेस्ट लेवल पे ही हैं ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में। बट दैट इज़ नॉट आवर एग्जैक्ट डोमेन, हम उसमें कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते, तो हम उसमें ज़्यादा सजेशन भी नहीं देते। बट वेयर वी कैन रेकमेंड एंड सजेस्ट इज़ के जो है ना, आप इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और बिजनेस इन्वायरमेंट जो है ना उसे इस तरह का बनाएं कि मज़ीद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सके, यहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो मज़ीद प्रॉफिट्स जनरेट कर सकें और उसके बाद जो है वो री इन्वेस्ट कर सकें। एक चीज़ जो हम जब कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट डिफरेंट बॉडीज़ के साथ गवर्नमेंट की, तो ये कहते हैं कि आप प्रॉफिट्स को नेगेटिवली ना लिया करें। गवर्नमेंट हलकों में एक ये चीज़ बहुत होती है, जब वो बिजनेस कम्युनिटी से इंगेज करते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेस को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे कोई बहुत गलत काम कर रही हैं।
जबकि अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ लास्ट 25-30 सालों में जितनी भी आई, वॉट एवर ग्रोथ देयर हैज बीन, वो डेफिनेटली जब बिजनेसेस ने प्रॉफिट जनरेट किए होंगे वो री इन्वेस्ट होते होते जो भी बिजनेस ग्रोथ आई है या इंडस्ट्रियल ग्रोथ आई है वो उसी वजह से आई है। तो बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो हमेशा इस नजर से देखा जाता है गवर्नमेंट सेक्टर्स में कि जैसे उन्होंने कोई बुरा काम किया है ज्यादा प्रॉफिट्स कमा के। तो ये एक चैलेंज है जिसके ऊपर हम कंट्रीब्यूशन के साथ एंगेज रहते हैं कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा ही रखें कि जिसमें लोग अच्छे प्रॉफिट्स कमाएं, वो अपने टैक्सेस दें और उसके बाद वो पैसा अगर टैक्स देने के बाद वो जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर चाहे तो वो पाकिस्तान के बाहर भी अगर उनको लेके जाने है कि इन्वेस्टमेंट करनी है और वो इजीली लेके जा सकें, इजीली वापस लेके भी आ सकें। और आप यहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं कि ले जाने की जरूरत ही ना पड़े। जो लास्ट आप जितने भी हमारे टॉप एक्सपोर्टर्स हैं बड़े, चाहे पंजाब में हैं, चाहे सिंध में है, कराची में है, अगर आप देखें तो उन्होंने अपने प्रॉफिट्स ही इतने सालों में री इन्वेस्ट करते करते अपने ग्रुप्स को जो है वो एक्सपेंड किया है, मल्टी डायमेंशनल किया है उन्हें। तो ये कोई नेगेटिव बात नहीं, पॉजिटिव बात है। आप टैक्स लगाएं उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद वो उन प्रॉफिट्स के साथ क्या करते हैं, वो पाकिस्तान के बाहर लेके जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर वापस लेके आते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, वो दैट इज देयर प्रोगेटिव। तो बेसिकली इस पे हम उनके साथ जो है वो कम्युनिकेट करते रहते हैं कि वेल सेड, आपने सही पॉइंट रेज किया। यकीनन इन्वेस्टमेंट है वो हम बिल्कुल सही, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट हो, बिजनेस एनवायरनमेंट हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ये सारे ऐसे कंसर्न्स हैं जिससे मुल्क की मीशत पैरों पे खड़ी हो सकती है और माहौल बेहतर हो सकता है। मैं अगर ये सवाल रखूँ अनवर साहब आपके सामने, जो हुकूमत की शाह खर्चियाँ हैं, जो उनके तरीक़ेकार हैं और जिस तरीके से बजट डेफिसिट रहता है, आपका इस पर परसेप्शन ओपिनियन क्या है? हाउ कैन वी कंट्रोल दैट? और क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में हम वो होते हुए देखेंगे जिसकी हमारी ख्वाहिश है? अनवर साहब बेसिकली देखें, ख्वाहिश तो बहुत है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो गवर्नमेंट को इसका रियलाइज करना चाहिए, इस पे वो ये करना चाहिए कि टैक्स पेयर का पैसा 1 रुपया भी जो है ना उसकी गवर्नमेंट जवाबदेह है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये माले मुफ्त दिल बेरहम आपको टैक्स के पैसे आ रहे हैं और आप अपनी ट्रैवलिंग में खर्च कर रहे हैं, अपनी प्रोटोकॉल्स में खर्च कर रहे हैं। आप, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया कि किसी जगह ऑस्ट्रेलियन मेजर्स जो है उन्होंने लिए हो, कहीं पे भी कटेल किया हो प्रोटोकॉल को, कहीं पे कटल किया हो डेलीगेशन को, कहीं पे ये टैक्स पेयर का पैसा है, आप जवाब दें इस पैसे के। ये पैसा आपके खर्चों के लिए, आपकी प्रोटोकॉल के लिए नहीं है। ये पैसा लिया गया है टैक्स का, ये लगाने के लिए लोगों पे, उन लोगों से लिया जाता है जो हैव्स हैं और जो हैव नॉट है, उन पर खर्च किया जाना चाहिए। उनके लिए तालीम की सहूलत होनी चाहिए, उनके लिए सेहत की सहूलत होनी चाहिए, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। और जो आजकल बहुत ही एक बर्निंग इशू है, क्लाइमेट जो चेंज का जो इम्पैक्ट है, ये भी टैक्स पेयर के पैसे से आप ऐसे चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, ऐसे मामला करें, ऐसे पॉलिसीज लेके आएं ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आने वाला है, जिससे अवाम को मुश्किलात होंगी, तो उसको एड्रेस किया जाए। तो ये अगर आप इनको इदराक हो जाए इस बात का कि टैक्स पेयर का पैसा जो है वो टैक्स पेयर पे लगना चाहिए, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको ये एक कॉन्फिडेंस हो कि हमारा पैसा सही जगह लगा। अनवर काशिफ साहब, आपने मेरे दिल की बात की है। मैं तो समझता हूं कि हर पाकिस्तानी डबल टैक्स देने को तैयार होगा अगर ये सहूलियात, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी जो आर्टिकल 9 के तहत हुकूमत की जिम्मेदारी है, गारंटी करता है आइन की हुकूमत आपको देगी। हम सबको कितनी मिलती है हम सबको मालूम है। नदीम शाह साहब, अब सर मेरा आपसे सवाल था हुकूमत की शाह खर्चियों के हवाले से। एक आबादगार जब सियासतदान बनता है तो ज़रात उसका कंसर्न नहीं रहती और उसका लाइफस्टाइल कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आप कैसे देखते हैं सर हुकूमती शाह खर्चियों को और इन आबादगारों के लाइफस्टाइल्स को? सर जी, जब आबादगार सियासतदान बनता है, ऐवान में आता है, तो उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी फिर अल्टरनेट जराए पे आ जाती है। और जो कुछ होता है वो आपको, मेरे को, सबको पता है क्या होता है, कैसे कमाया जाता है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, हर किसी को पता है, उसके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। जब उनकी प्रायोरिटी ही एग्रीकल्चर नहीं रहती तो वो एग्रीकल्चर पे क्यों बोले? उनके दूसरे जराए से उनके काम हो रहे हैं, उनके ठट हो रहे हैं। हम लोग तो 40-40 साल की मेहनत के बाद जाके गाड़ी चेंज करने पे और उस पे पहुंचे, और वो भी अब फिर दोबारा गाड़ियां बेचने पे आ गए। बात यह है कि निजाम में खराबी है। अनवर साहब ने जैसे टैक्स की बात की, तो मैं इनसे 100% मुत्तफिक हूँ कि टैक्स पेयर्स के पैसों का जायज इस्तेमाल होना चाहिए और हम सबको टैक्स देना चाहिए।
बहुत प्राइम खूबसूरत मिनिस्टर बात की साहब शाह ने भी- साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की। छोटानी साहब, अब ये एक आम पाकिस्तानी का सवाल है और ये मैं आपसे मिनहसल एक पाकिस्तानी पूछ रहा हूँ कि छोटानी साहब ये बताइए कि IMF के कहने पे हम टैक्स टारगेट बढ़ा देते हैं, भले उसका इम्पैक्ट गरीब आदमी पे आए परवाह नहीं है, बिजली की कीमतें आसमान पे पहुंचा देते हैं, भले पूरा मुल्क चीखे मारना शुरू कर दे, परवाह नहीं है। लेकिन IMF जब कहता है कि स्मगलिंग ख़त्म करो, ग्रे इकॉनमी ख़त्म करो, करप्शन ख़त्म करो, निज़ाम अदल बेहतर करो, इंसाफ का सिस्टम प्रॉपर हो, वो हम नहीं कर पाते हैं। क्या वजह आप समझते हैं इसकी? वो बड़ी मछलियां हैं और IMF के जाल में सिर्फ छोटी मछली आती है? छोटानी साहब, मेरे ख्याल से इस पे ये बहुत डीप सब्जेक्ट है ये। आई थिंक ये एक इसमें एलिबाई ये कहते हैं कि जो इन रूरल एरियाज की जो इकोनॉमी है, जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं हमारे, वो वहाँ की इकोनॉमी चलती ही आप समझें कि ग्रे इकोनॉमी से या इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है एंड क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड होता है, वो उसे कहते हैं कि वहाँ पे इनका रोजगार ही यही है और अगर इनसे हमें ख़त्म कर देंगे तो ये लोग जो है हैंडल किस तरह होंगे या मैनेज किस तरह होंगे। तो उस वजह से ये उन चीज़ों पे हाथ नहीं डालते हैं कि इनकी इकोनॉमी चलती है उससे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोकल अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो वहाँ पे भी जो क्वांटम ऑफ ग्रे इकोनॉमी है हमारा, वो आई थिंक इतना ह्यूज है और आई डोंट नो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि डेफिनेटली इसमें इदारों की भी कुछ ना कुछ बेनिफिशरी वो भी होंगे। डेफिनेटली इस वजह से ही शायद वो उस पर हाथ डालने से थोड़ा सा एहतियात करते होंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे जहां से सिलसिला टूटा था। पूछना चाहूंगा, ग्रे इकोनॉमी, करप्शन, स्मगलिंग, IMF ये बड़ी चीजें क्यों नहीं खत्म कर पाता? आम आदमी के ऊपर तो टैक्स बड़े आराम से लगा देता है। सर वजह यह है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि IMF को आप प्रेजेंट क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे और आपको नहीं पता कि मीटिंग में प्रेजेंट क्या किया जाता है। इश्यू ये है कि IMF को इससे गर्ज नहीं है कि आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, आप कैश इकोनॉमी खत्म करें, आप स्मगलिंग। वो कहता है मेरा पैसा आप रिटर्न कैसे करोगे। तो आपको देखिए ना, ये वो डोनर एजेंसी है, उसको अपने लोन से, अपने इंटरेस्ट से उसको पाकिस्तान की इकोनॉमी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आम आदमी पाकिस्तानी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो हुकूमत वक्त का काम है। हुकूमत वक्त को इसलिए कि उसको वो वोट लेके आई है, तो उसको ये जिम्मेदारी है कि वो आम आदमी जो रोड पे सो रहा है, आम आदमी जो भूखा सो रहा है, वो हुकूमत वक्त। मैं आपको ये बताता चलूं कि जब तक इस मुल्क में हुकूमत तालीम के निजाम में खुद नहीं चलाती, सेहत का निजाम खुद नहीं चलाती, जब तक वो निजाम सही नहीं होता। ये आप देख लें हमारे मुल्क में इतनी NGOs काम करी, तालीमी निजाम उठ के नहीं दे रहा। आप देख लें हमारे मुल्क में जितनी NGOs काम करी हैं, सेहत का निजाम उठ के नहीं दे रहा। गवर्नमेंट ऑफिस की जो हॉस्पिटल है उनकी हालत खराब हो गई है। तो ये हुकूमत वक्त का काम। उनका क्या काम है? उनका काम ये है कि वो जब आए हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, तो वो एक रोड मैप बनाए, वो IMF के साथ डील जरूर करें, उनके साथ टर्म्स जरूर करें, लेकिन उसके बाद अपनी भी तो इंटरनल पॉलिसी बनाए, अपना भी तो देखेंगे हमने क्या रोड मैप है। आम आदमी जो आपकी तरफ देख रहा है, जो पिसा हुआ है, आप उसके सामने से 50 लोग एक आदमी को प्रोटोकॉल देते हुए गुजर जाते हैं, तो वो आदमी क्या आपके साथ कनेक्ट होगा? आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है, वो आप उसको लूजन करने जा रहे हैं। आप उसको इसलिए कि वो समझता है, वो आज जो नौजवान हमारा है, जो 20-22 साल के लोग हैं, वो समझते हैं कि हमारा डिस्कनेक्ट हो रहा है उनका इस मुल्क के साथ, इसलिए कि उनको क्या दे रही है हुकूमत? ना जॉब दे रही है, वो पढ़ के निकले जॉब नहीं दे रही उनको रोजगार जब नहीं मिलता तो उनकी जिंदगी जो है ना, एक बहुत ही मिस्री वाली जिंदगी हो जाती है। वो फिर बुरे कामों में लगते हैं, फिर हम उनको बुरा कहना शुरू करते हैं। तो ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने जो लोग कॉलेजों से निकल रहे हैं, नौजवान जो बाहर आ रहे हैं, उनको या तो वो एक्सपोर्ट करें, उनको स्किल बेस बनाएं, उनको एक्सपोर्ट करें, या फिर उनको यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट दें, यहाँ ऐसे इन्वेस्टमेंट हो। या हमारे दोस्त शिटानी साहब बैठे हुए हैं, इनके जैसे बिजनेसमैन है, वो लोकल इन्वेस्टमेंट करें, रोजगार मुहैया करें। और रोजगार जब बिजनेस एनवायरनमेंट होता है और जब बिजनेस बढ़ता है, उसी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है टैक्स। आप अगर बिजनेस बढ़ेगा तो टैक्स मिलेगा। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान का जो आपने बात की कि इतना बड़ा जो हदफ रखा गया है, तो मैं आपको ये बताता चलूं, पाकिस्तान का पोटेंशियल इससे ज्यादा है। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की ग्रे इकोनॉमी की वजह से पोटेंशियल नजर नहीं आता। क्योंकि अगर आप शादियों में चले जाएं, आप रोड पे गाड़ियां देख लें, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बाजारों में चले जाएं, तो आपको कहीं नजर नहीं आता कि ये एक मुल्क है जहां पे महंगाई है, जहां पे लोग इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। आपको पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उसको सही तरह अगर आप चैनलाइज नहीं करें, पहले आपको सही खुद होना पड़ेगा, अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, फिर आप आएंगे दूसरों के ऊपर गवर्नमेंट की रेट कायम करने के लिए। और उसके बाद ये एक प्रोसेस शुरू होगा जिससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का इम्पैक्ट है, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो एक्सचेकर में जाएगा।
अब शाह साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं एक सोसाइटी का सर। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है। लेबर बीइंग वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हम जानते हैं कि इसके जरिए मईशत किस तरह पैरों पे खड़ी हो सकती है अगर हम सिर्फ अपने लेबर को सही तरह यूटिलाइज कर लें। आज सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि कोई बंदा 1-2 करोड़ रुपए की कुर्बानी कर रहा है, कोई 20,000 में बकरा ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिल रहा, महंगाई इतनी हो गई है। सोसाइटी के अंदर हम देखें तो कुछ लोगों ने तो ऐसी खबरें भी आई हैं कि खुदकुशियां कर ली क्योंकि वो अपने ईद पर बच्चों को कपड़े नहीं दिलवा पा रहे थे, वो सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे थे, उनको डिप्रेशन हो गया। आज सोसाइटी को आप इकोनॉमी की वजह से कहां खड़ा पा रहे हैं शाह साहब? भाई देखें, इकोनॉमी ठीक होने का में कोई मसला नहीं है जब तक हमारे हुक्मरान अपनी नीयतें साफ नहीं करेंगे, सीधी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप करप्शन खत्म करें, जिसका जो राइट है उसे दें। हमारे लगारी साहब फेडरल मिनिस्टर कहते हैं कि मैं बिजली एक्सपोर्ट करूंगा। हमारे पास सिंध में रूरल एरियाज में 18 घंटे लाइट नहीं है। हमें कहा गया कि भाई ये थरकोल बन जाए, ये ब्रेक थ्रू होगा, ये सिंध के लिए ये होगा, सी पैक बन जाए, पाकिस्तान के लिए ब्रेक थ्रू होगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ब्रेक थ्रू उनके लिए हुआ जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए, जिन्होंने माल खाए, जिन्होंने ये बिजलियां बेची। आप लोग पहले अपनी नीयत तो सीधी करें। आप लोग यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर तो सही करें। आप लोग यहाँ पे ये जो प्राइवेट बिजली वाले कारखाने जो एक यूनिट नहीं पैदा करते, उनको अरबों रुपया दे रहे हैं। गवर्नमेंट जो इदारे चला रही है उसमें अरबों रुपया जा रहा है, पीआईए में जा रहा है, रेलवेज में जा रहा है। हर वो इदारा जो गवर्नमेंट के सिस्टम में चल रहा है वो सिर्फ खसारा है। आप लोग प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। आपके पास माशाल्लाह 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, आप इनको कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तो दें न। इनको जब अपने आने जाने का ही खतरा होगा, अपनी जान माल इज्जत खतरे में होगी, तो ये क्यों इधर पैसे लगाए? देखें, गवर्नमेंट हर आदमी को नौकरी नहीं दे सकती, ये प्राइवेट सेक्टर ही देगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को तहफ़्फ़ुज़ देना, उसका अपने इन्वेस्ट के ऊपर कमाना उसका हक बनता है। जब वो सब चीजें होंगी, तालीम होगी, सेहत होगी, माशी जो खुशहाली आएगी, आदमी नहीं जाएंगे बाहर। आदमी क्यों जाता है बाहर? अभी परसों खैरपुर में एक बंदे ने अपने 3 बच्चों को जहर दिया, उसके बाद अपने आप को छुरी मारी और वो उसने खुदकशी कर ली कि ईद पे वो कपड़े नहीं ले सकता था। आप ठट्ठा, सिजावल, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, जैकबाबाद जाएं, आदमी एक टाइम का खाना खाते हैं, सिर्फ एक टाइम का, बाकी उनको नहीं मिलता, फिर बैठे रहते हैं। और जैसे अभी आपने बताया कि फकीरों की उसमें तरक्की हो रही है, तो ये भीख मांगने क्यों भीख मांगे? उनको रोजगार दे दें आप, उनको स्किल्ड लेबर बनाएं। बाहर कितनी जरूरत है, कितनी जगह है हमारे लिए। तो जैसे इंडिया में से देखे कितने आदमी कंप्यूटर में इसमें उसमें उन्होंने एक्सपोर्ट किए, हमारे आदमी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है। हमारे पास सी है, हमारे पास एयरपोर्ट्स है, हमारे पास एग्रीकल्चर है, हमारे पास 4 सीजन है। हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है कि कोविड में हर सेक्टर बैठ गया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर ने जो है वो अपना काम किया और हमारा मुल्क किसी कहीं भी दिवालिया बेशक शाह साहब, बेशक शाह साहब। अब मैं आखिरी का वक्त है, मैं छुटानी साहब आपसे भी चाहूंगा कि अपनी जो डिमांड्स हैं आप एक बार फिर सामने रख दें। बिजली सस्ती होनी चाहिए, टैक्स पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए, और क्या क्या है छुटानी साहब आपकी डिमांड्स बजट से? जी, डेफिनेटली what we expect and what we demand from the government is that कि हमें एक रीजनल कंपटीशन हम फेस करते हैं, जहाँ पे अपैरल सेक्टर या वैल्यूएडेड फैशन सेक्टर जो है, गारमेंट सेक्टर, हम फेस करते हैं रीजनल कंपटीशन फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जो वहाँ की जिस तरह से टैक्सेशन पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट सेक्टर, उन्हें स्टडी किया जाए, उन्हें रिव्यू किया जाए। वी वर देयर इन बांग्लादेश लास्ट मंथ, और वहाँ हमने जाके पूरा स्टडी टूर था। हमने देखा कि क्या उन्हें फैसिलिटीज एंड एडवांटेजेस जो है गवर्नमेंट ने दिए हुए, और डेफिनेटली उनका एक इम्पैक्ट आता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर। और उनका जो गारमेंट सेक्टर है वो एक ह्यूज आप समझे कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। और सेम है, हमारे पास भी जितनी पॉपुलेशन है, जितनी मैन पावर है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इस तरह की हो कि इन्वेस्टर को जरूरत ही ना हो कि वो पाकिस्तान के बाहर कंसिडर करें, यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज हो। और जिस तरह अभी भाई ने मेंशन किया कि सिर्फ अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बेहतर कर लें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ उधर वहां से भी आ सकती है।
क्योंकि हम जब कराची के अंदर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो हम कराची के बाहर जाने का सोच ही नहीं सकते फैक्ट्री लगाने के लिए कि हम 2 घंटे 3 घंटे दूर बाहर जाएं और इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाएं, जबकि हम साउथ एशियन जो दूसरी कंट्रीज है वहां देखते हैं वो 6-6 घंटे दूर 8-8 घंटे दूर जो मेन सिटीज है वहां से इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाते हैं। कोई इशू नहीं होता लॉ एंड ऑर्डर का, उनकी टीम्स, उनके क्लाइंट्स, उनके बायर्स बड़ी कन्वीनियंटली जाते हैं आते हैं। तो अगर हमारे पास भी ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो जाए तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी और बिजनेस कम्युनिटी को बेसिकली सिर्फ एक बहुत छोटी सी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। हमारी कोई डिमांड्स इस तरह की नहीं है कि हमें सिर्फ सब्सिडीज चाहिए और हमें ये ग्रांट चाहिए वो ग्रांट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक एनवायरनमेंट ऐसा हो कि जहां पे वन विंडो सॉल्यूशंस हो हमारे पास और जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो। बाकी काम माशाल्लाह पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बहुत इंटरप्राइजिंग है और इस वक्त इन सब मुश्किलात के बावजूद हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को केटर कर रहे हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं मिलके। तो आई थिंक जब एनवायरनमेंट थोड़ा सा और पीसफुल होगा, चीजें जो हैं वो जस्टिस सिस्टम हमारा इस तरह का होगा कि लॉ एंड ऑर्डर उसकी वजह से बेहतर हो जाए, तो आई थिंक बिजनेस कम्युनिटी खुद बहुत सारी चीजें कर लेगी। और अनवर साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स अनवर साहब। मेरे ख्याल में जो इस वक्त गवर्नमेंट को देखना चाहिए बजट में, एक तो सैलरी क्लास पे टैक्स रेट कम करने चाहिए उनको, और ओवरऑल आपको जो सेल टैक्स का रेट है उसको सिंगल डिजिट में लेके आना चाहिए। और ये दो चीजें हैं जो लोगों को कुछ रिलीफ महसूस होगा। बिल्कुल ठीक। आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो वेरी मच अनवर काशिफ साहब, आमिर चुटानी साहब, सैयद नदीम शाह साहब। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। आपके फीडबैक का व्यूअर्स मैं इंतजार करता हूँ, जरूर किया कीजिए। आई विल सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।